रक्षाबंधन का पर्व था। एक बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधने के लिए खुशी खुशी इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उसका भाई किसी कारण नहीं आ पाता है। उसके बाद में जिसके हाथ में राखी बंधनी है, उसका बाप उस लड़के से कहता है कि बेटा आप अपनी बहन से जल्दी राखी बंधा लो, क्योंकि मुझे आपकी बहन को बाहर काम को लेके जाना है। वो लोग काम को चले जाते हैं और वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो शाम को एक होटल में रूम बुक करा लेते हैं। रूम बुक करा के वो आपस में ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि पति पत्नी करते हैं, यानी कि वो आपस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं और एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते हैं। ये वाक़या उनके साथ पहली बार नहीं था। वो लोग अब से पहले भी कई दफ़ा यानी कई बार फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना चुके थे। ऐसे बताते हैं तकरीबन उनका ये अफेयर 7 साल से चल रहा था। जब उनका मन करता था वो आपस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना लिया करते थे। इधर इनके बेटे को भी ये बात पता नहीं थी कि मेरा बाप जिसको अपनी बेटी मानता है उसके साथ ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना रहा है, ये घटिया संबंध बना रहा है। इधर उसकी पत्नी को भी ये बात पता नहीं थी कि मेरा पति जिसको अपनी बेटी कहता है उसके साथ ये घटिया फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना रहा है। इधर एक कत्ल की साजिश रची जाती है, तो जिसका कत्ल होना है उसका कत्ल ना होके जो कत्ल के लिए साजिश रचता है उसका कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के बाद 2 बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बादी के कगार पर नहीं पहुंच जाती, बल्कि उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। और साथ साथ 4 लोग और हैं जो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहने के लिए मजबूर हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे मान लीजिए नर्क में बिताने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एस अली न्यूज़ नंबर 1 में। मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है अलवर। अलवर का एक इलाका है भिवानी और भिवानी का एक इलाका है थाना ततारपुर। थाना ततारपुर क्षेत्र में एक इंदिरावस्थी जगह पड़ती है। वहाँ के पास में एक पुलिया है। पुलिया में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो वहाँ के आसपास के लोग जो वहाँ से गुजरते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो पुलिस को एक प्लास्टिक का कट्टा मिलता है, यानी कि एक बोरी मिलती है। जब पुलिस उस बोरी को खोलती है तो उस बोरी के अंदर एक महिला की लाश मिलती है, यानी कि ऐसे मान लीजिए उसकी उम्र 26 से 27 साल बताई जा रही है। पुलिस उसकी पहचान करने के लिए लोगों से पूछती है कि क्या आप इस महिला को जानते हैं, क्या इस महिला को यहाँ जब घेरा गया था आपको किसी को पता है। लेकिन सारे लोग पल्ला झाड़ देते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है, पुलिस अखबार का सहारा लेती है, उस महिला के फ़ोटो उसमें छपवाती है, वायरल करती है, लेकिन उस महिला के शव का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो आखिरकार पुलिस मजबूर हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार होती है। जब पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराती है 48 घंटे के बाद तो रिपोर्ट आती है कि उस महिला को गला घोंट के मारा गया है। जब ये बात साफ़ हो जाती है कि उस महिला की जो मौत है वो गला घोंट के की गई है, तो वहाँ के जो डीएसपी हैं उसका फ़ोटो खींच के लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस महिला को जानते हो, क्या आपको इस महिला के बारे में पता है, ये महिला कहाँ रहती है, कहाँ की है। लेकिन उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल पाती। लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि साहब हम इस महिला को बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि जब वो महिला उस क्षेत्र की है ही नहीं तो वो लोग उस महिला को कैसे बताएंगे। उसके बाद में शांतनु कुमार सिंह डीएसपी हैं, वो एक टीम गठित करते हैं। थाना ततारपुर क्षेत्र के विक्रम चंदेल एक एसएचओ हैं, वो एक अपनी टीम के साथ इसकी रिसर्च में लग जाते हैं, इसकी जांच में लग जाते हैं। वो लोगों से पूछते हैं, जगह जगह जाते हैं, उसके फ़ोटो दिखाते हैं कि क्या आप इस महिला को जानते हो। मशक्क़त करने के बाद, खूब जद्दोजहद करने के बाद उनको भी बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिल पाती। पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा हैरान थी, आखिरकार हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। और एक सबके मन में एक सवाल था कि इस महिला को क्यों मारा गया है, ये महिला कहाँ की है और मार के यहाँ क्यों डाला है। इसका जवाब पुलिस भी जानना चाहती थी और साथ साथ इंदिरावस्थी के जो निवासी थे वो लोग भी इस सवाल का जो जवाब है वो जानना चाहते थे। लेकिन जब वो जद्दोजहद करते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, तो विक्रम चंदेल को एक व्यापारी मिलता है और एक व्यापारी कहता है कि साहब 14 मार्च 2022 को मैंने एक गाड़ी को यहाँ आते जाते देखा है। जब वो व्यापारी उनको ये बताता है कि साहब 14 तारीख यानी 14 मार्च 2022 को मैंने एक सिल्वर कलर की गाड़ी को यहाँ आते जाते देखा है और साहब दिल्ली नंबर है। तो विक्रम चंदेल उस व्यापारी की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद में
वो जांच एजेंसी बिठा देते हैं, यानी कि हर टोल टैक्स पे वो जांच बिठा देते हैं और बता देते हैं कि डीएल नंबर है और सिल्वर कलर की जो गाड़ी है, अगर कोई आए तो आप जो ना हमें सूचना दीजिए। आसपास के जितने भी थाने हैं वो इस बात को वहाँ भी बता देते हैं। तो कुछ दिन के बाद में एक दिल्ली टोल, यानी कि दिल्ली या राजस्थान का जो टोल टैक्स है, उस पे वो गाड़ी नज़र आ जाती है। जब वो गाड़ी नज़र आ जाती है, उस गाड़ी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद में जब उसकी जांच होती है तो ये बताया जाता है कि ये सुमैया गुप्ता है, दिल्ली की, उसकी गाड़ी है। तो पुलिस सोचती है कि ये जो लाश है शायद सुमैया गुप्ता की है। तो पुलिस उसका एड्रेस निकालती है, एड्रेस निकाल के उसके घर चली जाती है, यानी सुमैया गुप्ता के घर चली जाती है। जब घर चली जाती है तो जब वो पुलिस दरवाजे को खटखटाती है तो सुमैया गुप्ता ही खुद चली आती है और कहती है कि साहब आपको क्या परेशानी है, आप हमारे घर पे आए हैं, किस लिए आए हैं। तो पुलिस कहती है कि अच्छा ये बताओ 14 तारीख 2022 को आपकी गाड़ी या आप अलवर की तरफ गए थे। लेकिन सुमैया गुप्ता जो है बहाने बनाने लगती है, इधर उधर की बातें करने लगती है और कहती है कि साहब हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है और हम वहाँ कोई भी गाड़ी लेकर नहीं गए हैं। पुलिस उसके पति कपिल गुप्ता को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद में उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ आप यानी 14 मार्च 2022 को अपनी गाड़ी को लेके अलवर ज़िले में यानी राजस्थान में गए हैं। लेकिन कपिल गुप्ता भी कुछ ख़ास बात नहीं बताता, इधर उधर की बातें करने लगता है और कहने लगता है कि साहब हम वहाँ बिल्कुल भी नहीं गए, हमारा वहाँ से क्या लेना देना। और हाँ, जो कपिल गुप्ता है उसकी रेडीमेड की बहुत बड़ी दुकान है आनंद विहार में, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, थोक विक्रेता है। उसके बाद में पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पुलिस जो है वहाँ के जितने भी थाने हैं दिल्ली के, उसमें जो है फ़ोटोग्राफ दिखाती है और कहती है कि आप इस औरत को जानते हैं, क्या आप इस महिला को जानते हैं। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में पुलिस को एक सबूत हाथ आता है, कामयाबी मिलती है। यानी कि इंदिरा गांधी थाना क्षेत्र में वो जाते हैं और थाने में जाने के बाद में जो वो कहते हैं कि साहब क्या आप इस महिला को जानते हो। तो वहाँ के थाने के जो डीएसपी हैं वो कहते हैं हाँ, 14 तारीख यानी कि 14 मार्च को इस महिला का अपहरण हुआ था, यानी कि इसके जो घर वाले हैं उन्होंने गायब होने की एक रिपोर्ट लिखवाई हुई है। तो उसके बाद में विजय चंदेल जो हैं उसके माँ बाप तक पहुँचते हैं, उसके माँ बाप के पास जाते हैं, उसके माँ बाप से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ आपने जो ये रिपोर्ट लिखाई है कौन सी तारीख को लिखाई है। वो कहते हैं कि हमने 14 मार्च 2022 को हमने रिपोर्ट लिखाई है। तो उसके बाद पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ आपने किस लिए रिपोर्ट लिखाई है। तो कहते हैं कि हमारी लड़की ट्यूशन के लिए गई थी, यानी कि ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी, लेकिन हमारी लड़की वापस नहीं आई। आज तक हम परेशान हैं और हमारे यहाँ की जो पुलिस है कोई ख़ास काम नहीं कर रही है। हम इस बात से बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि साहब हमारी बेटी नहीं मिलेगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा दिल दुखेगा। लेकिन डीएसपी फिर पूछते हैं अच्छा ये बताओ आपकी बेटी काम क्या करती थी। तो उनके माँ बाप जो है वो कहने लगे कि साहब हमारी जो बेटी थी वो ट्यूशन पढ़ाती थी, यानी कि हमारी बेटी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती थी। तो फिर डीएसपी कहते हैं अच्छा ये बताओ आपकी बेटी किसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी। तो वो कहते हैं कि कपिल गुप्ता हैं, उनके यहाँ पे हमारी बेटी 9 साल से कंटिन्यू उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो उसके बाद में डीएसपी का दिमाग घूमता है और वो कपिल गुप्ता को हिरासत में ले लेते हैं शक के आधार पे और उससे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ या तो आप राजी बता दो कि आप तो ये कह रहे थे कि इनकी जो लड़की है प्रियंका खट्टर, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही हम इस लड़की को जानते हैं ना पहचानते हैं। तो फिर वो लड़की जब आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी और आपके यहाँ आई थी तो अच्छा ये बताओ वो लड़की कहाँ है। तो कहते कि साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ट्यूशन पढ़ाने आती थी और पढ़ा के जो ना चली जाती थी। तो फिर डीएसपी कहते अच्छा ये बताओ फिर तुमने मना क्यों किया, इस औरत का फ़ोटो देख के आपने मना क्यों किया। तो आखिरकार कपिल गुप्ता जो है घबरा जाते हैं। आखिरकार चोर की दाढ़ी में तिनका। डीएसपी कपिल गुप्ता से जब सख्ताई से पूछताछ करते हैं तो एक बात सामने आती है कि तकरीबन 9 साल पहले से प्रियंका खट्टर उस घर में प्राइवेट ट्यूशन उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। तकरीबन ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते 2 साल के बीच में उनका अफेयर कब हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। जब उनका अफेयर हो जाता है तो प्रियंका खट्टर अपने इस अफेयर को छुपाने के लिए उसके घर में जो बच्चे हैं उनको भाई कहने लगती है, उनके साथ ऐसे रहने लगती है जैसे कि उस घर की सदस्य हो। उसकी पत्नी को बिल्कुल भी शक नहीं होने देती। धीरे धीरे टाइम गुजरता चला जाता है। गुजरने के बाद में वो बच्चा भी जो है बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद में प्रियंका खट्टर
उस बिजनेसमैन से तकरीबन 20,000 रुपये महीना अपनी ब्यूटी के लिए लिया करती थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि अपनी ब्यूटी के लिए 20,000 रुपये महीना इसलिए लिया करती थी क्योंकि कपिल गुप्ता की जो पत्नी है सुनैना गुप्ता, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके कंपैरिजन में प्रियंका खट्टर उस बिजनेसमैन से 20,000 रुपये महीना लिया करती थी। ऐसे मान लीजिए 7 साल के अंदर तकरीबन 40 लाख रुपए वो अपनी ब्यूटी पे कपिल गुप्ता से खर्च करा चुकी थी। और वो उसके साथ ऐसे पेश आती थी जैसे कि पत्नी पेश आती है। जब मर्जी कपिल गुप्ता का मन करता था उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप कहीं भी बना लिया करता था और कभी भी प्रियंका खट्टर कपिल गुप्ता को मना नहीं करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे जब टाइम गुजरता है तो प्रियंका खट्टर कपिल गुप्ता पे दबाव बनाने लगती है और कहती है कि अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो जब वो शादी का प्रस्ताव रखती है तो कपिल गुप्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब वो कपिल गुप्ता परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा तो प्रियंका खट्टर कहती है, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है आप मुझसे शादी नहीं कर सकते तो फिर एक काम कर लीजिए, मुझे 50 लाख रुपये दे दीजिए। 50 लाख रुपये की डिमांड करती है और उसके बाद में मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। कपिल गुप्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इसको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आखिरकार 50 लाख रुपए की जो रकम है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन फिर उसके बाद में कहती है, यानी कि फिर उसके बाद में प्रियंका खट्टर कहती है कि अच्छा एक काम कर लीजिए, अगर आप मुझे 50 लाख रुपए नहीं दे सकते तो एक काम कर लीजिए, आपकी पत्नी जो है सुनैना गुप्ता, उसको हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दीजिए और रास्ते से हटाने में मैं आपका साथ दूँगी। फिर हम लोग अपने बच्चों को लेकर विदेश चले जाएंगे और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी आराम से मज़े में गुजारेंगे। कपिल गुप्ता अपनी पत्नी को मारने के लिए प्रियंका खट्टर के कहने पे जब ये प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद में कपिल गुप्ता प्रियंका खट्टर से कहता है कि ठीक है 14 मार्च 2022 को मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप और हम और मेरी पत्नी हम लोग गाड़ी में घूमने के लिए जाएंगे, बाहर जाके मौका देख के उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर देंगे। ठीक प्लान के मुताबिक 14 मार्च को कपिल गुप्ता प्रियंका खट्टर को फ़ोन करता है और कहता है आप आ जाइए। जो उनको जगह चूज़ करनी है, चूज़ करने के बाद में प्रियंका खट्टर वहाँ आ जाती है और अपने घर से जब आई थी तो एटीएम में पैसे निकालने के लिए जा रही है, ये बात कह के अपने माँ बाप से आई थी। प्रियंका खट्टर जब कपिल गुप्ता के पास आ जाती है तो वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी पहले तो धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलने के बाद में फिर उसमें भजन बजाए जाते हैं। भजन जब बजाए जाते हैं तो भजनों की जो आवाज़ है, यानी कि म्यूज़िक की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी जाती है और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेती है। रफ्तार जब गाड़ी पकड़ लेती है तो जब काफ़ी दूर वो लोग पहुंच जाते हैं तो साथ साथ उस गाड़ी के अंदर कपिल मिश्रा बैठे हैं, यानी कपिल गुप्ता बैठे हैं और उनकी पत्नी सुनैना गुप्ता बैठी है और उनकी जो गर्लफ्रेंड है, यानी जिसको मतलब दुनिया के सामने तो बेटी मानते हैं लेकिन वैसे उनकी गर्लफ्रेंड है, वो साथ में बैठी होती है। साथ साथ 2 शख्स और अलग बैठे होते हैं, यानी कि उनके घर के नौकर। जब गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती है तो उनके घर के जो नौकर हैं वो सुनैना गुप्ता की गर्दन पकड़ने की बजाय बल्कि प्रियंका खट्टर की गर्दन पकड़ते हैं। जब वो प्रियंका खट्टर की गर्दन पकड़ते हैं तो प्रियंका खट्टर चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उन संगीत की आवाज़ की वजह से प्रियंका खट्टर की जो आवाज़ है वो छोटी पड़ जाती है, यानी कि जो म्यूज़िक की आवाज़ है वो ज़्यादा होती है और जो प्रियंका खट्टर की आवाज़ है वो छोटी पड़ जाती है। आखिरकार वो दोनों नौकर उस प्रियंका खट्टर को मार देते हैं। मारने के बाद में वो लोग राजस्थान के इंदिरावस्थी इलाके में जाते हैं और वहाँ के जो पास की पुलिया है वहाँ उस सब को फेंक देते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह की खबरों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। मैं हूँ आपका अपना शहादत अली गुजर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।